जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पे सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचे। जय हिंद दोस्तों, द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे 3 स्ट्राइक कोर हैं इंडिया में। इंडियन आर्मी के 3 स्ट्राइक कोर हैं, 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर। और ये सब के सब जो हैं ये वेस्ट की तरफ देखते हैं, यानी कि ये देखते हैं पाकिस्तान की तरफ। चीन की तरफ देखने वाला स्ट्राइक कोर हमारे पास है नहीं। 17 कोर जो पानागढ़ में है उसके ऊपर काम चल रहा है और बहुत वक्त लगेगा, जबकि पूरा का पूरा वो स्ट्राइक कोर बन जाएगा। ये हम लोग हर समय पाकिस्तान की तरफ देखते हैं और देखते चले आए। 72-73 साल हो गए। हमने चाइना को इग्नोर कर दिया। हमारे बगल में एक महाशक्ति तैयार हो रही थी और शायद हमने वो तवज्जो नहीं दी चीन को जो हमने पाकिस्तान को दी। इस मामले को जरा समझते हैं, गहराई में जाते हैं। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब, कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। जीओसी थे 15 कोर के और अभी फिलहाल हैं चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के। सर जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर जय हिंद, शुक्रिया बहुत बहुत। सर वेस्ट लुकिंग में भी सर जैसे पंजाब, राजस्थान एंड अगर मैं नॉर्थ वेस्ट बोल दूं, थोड़ा सा वो जम्मू वाला एरिया, कश्मीर वाला एरिया, ज़्यादातर यहाँ पे भारतीय सेना का फोकस रहा है और आकर्षण का केंद्र है, जो अट्रैक्शन रहा है सर वो यहीं पे रहा है। हम लोग मैक वॉरफेयर की बात करें सर, या हम इन्फेंट्री ऑपरेशंस की बात करें, जितना भी है सारा का सारा सर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट तक ही रहा है। कहीं ना कहीं क्या हमने चाइना को इग्नोर कर दिया सर अभी तक? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है गौरव। जहाँ तक मेरा जवाब का सवाल है, मैं समझता हूँ 1962 जो है वो भी एक बड़ा ऐतिहासिक मौका था। मैं शुरुआत करता हूँ चीन की तरफ से कि 1962 में भारत की फौज उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी जैसे उसको करना चाहिए था। कुछ वजह थी, हमको सब कुछ मालूम है कि पैसा बहुत कम दिया था, इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया था, हथियार और इक्विपमेंट हमारे पास नहीं थे। और उसके बाद भारत जो है, जहाँ तक चीन के बॉर्डर थे उनको तरफ देखने के लिए थोड़ा हिचकिचाने लगा और एक शेल में चला गया। 1965 की लड़ाई आई, 1971 की लड़ाई आई, 1971 में हमने बांग्लादेश बनाया और पाकिस्तान की फौज को पछाड़ा। वो एक अट्रैक्शन बन गया। ये भी खत्म हो जाता पूरा अगर 1987, 88, 1990 में ये शुरुआत पाकिस्तान नहीं करता हाइब्रिड लड़ाई की जम्मू कश्मीर में। क्योंकि पिछले तकरीबन 31 साल से अब ये लड़ाई जम्मू कश्मीर में चल रही है, लो प्रोफाइल LIC किस्म की लड़ाई चल रही है, इसलिए तवज्जो जो है, फोकस जो है भारत का वो जम्मू कश्मीर की तरफ रहा और पोटेंशियली वेस्टर्न बेल्ट, पश्चिम सरहदों की तरफ रहा। बीच में ऑपरेशन पराक्रम भी आ गया, कारगिल भी आ गया। इसकी वजह से हर वक्त तवज्जो हमारी इसी तरफ रही। चीन की तरफ देखने में तो पहली दफे मेरे ख्याल में बहुत सालों के बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने 1997-98 में तकरीबन जी हमारी सबकी गौर जो है उस तरफ की और कहा कि असलियत में चीन हमारा जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट है। और उसके बाद चाइना स्टडी ग्रुप बना और तब से चाइना स्टडी ग्रुप ने एनालिसिस की और फोकस रहा है। मगर तब भी जो एक तरीके से आप समझिए ऑब्सेसिव जो तवज्जो होती है वो तब भी पाकिस्तान की तरफ रही। क्या ये ऐतिहासिक वजह है क्योंकि पाकिस्तान भारत एक हिस्सा थे पहले, दोनों बंटवारे के बाद दोनों अलग अलग हुए और बड़े अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में हुए। ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। भारत जो है हर समय चाहता है कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर वो हावी रहे और मिलिटरीली पाकिस्तान जो है कोई दखलंदाजी जो है भारत के अंदर या भारत के सरहदों पे ना कर सके। सर कहीं भारतीय सेना के अंदर भी वो एक जिसको कहते हैं एक रेसिस्टेंस था। जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने ये बोला कि असली थ्रेट चाइना है, पाकिस्तान इतना बड़ा थ्रेट नहीं जितना चाइना है, तो मुझे याद है उस वक्त सर मैं फौज में ही था और मैंने भी ये सुना था कि वाइल नोबडी विल ओपनली डिसएग्री विद द डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन ये बात थी कि हाउ कैन यू नेगेट पाकिस्तान। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान थ्रेट नहीं है? पाकिस्तान तो थ्रेट है, रहेगा और
था भी पहले, ये एक माइंडसेट था। तो क्या भारतीय सेना के अंदर से भी सर एक रेसिस्टेंस था, एक जिसको कहते हैं एक दिस पुशबैक था टू दिस थ्योरी दैट वी मस्ट फोकस ऑन चाइना? बड़ा दिलचस्प आपका ऑब्जर्वेशन है, मगर ये याद दिला दूं आपको मैं कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब के ऑब्जर्वेशन के वक्त 97-98 का मेरे ख्याल में साल था। जी जी। एक साल के अंदर कारगिल का युद्ध आ गया और उसके बाद 2001 में पार्लियामेंट संसद के ऊपर हमला हो गया, 2002 में पूरा ऑपरेशन पराक्रम चला और उसके बाद आपको अगर याद है तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, जिसको पाकिस्तान में बहुत दफे कहते हैं कोल्ड स्टार्ट के नाम से, वो शुरू हो गई। ये बड़ी रोमांटिक टर्मिनोलॉजीज हैं सब, और लड़ाई के माहौल में, इन सिक्योरिटी के माहौल में जब ये रोमांटिक टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं तो बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। उसकी वजह से तवज्जो इधर ही रही और चाइना स्टडी ग्रुप ने काफी उस वक्त तक काम कर लिया था। मुझे याद है मैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग डायरेक्टरेट में था आर्मी हेडक्वार्टर के 2005 में, और हमारा 11वां प्लान, 5 ईयर प्लान जो था वो बन रहा था, और उसमें हम काफी फोकस जो थे वो चीन की तरफ कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन आर्मी की तरफ कर रहे थे। मगर सरकार के अंदर कोई एंथुजियाज्म, इस तरह का कोई ट्रैक्शन जो था फौज को समझना और फौज के इंडियन आर्मी के परसेप्शंस के ऊपर कुछ तवज्जो देना, ये जरा इसके अंदर हिचकिचाहट थी और ये मेरे ख्याल में काफी दिनों तक चली। जबकि 2010, 11, 12 में जब चीन के सो कॉल्ड वॉक इन ऑपरेशंस लद्दाख में शुरू हुए, वॉक इन ऑपरेशंस का था कि अपने परसेप्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोल करके और वहां पर टेल साइंस छोड़ना। आपको याद है चॉकलेट के रैपर थे, दूध के टीन होते थे, ये सब छोड़ना। इंडियन आर्मी भी यही करती थी जाकर करना इसके लिए, और ये एक अजीब सी किस्म की लड़ाई थी वहां पर, परसेप्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चल रहा था। 2014 में जब एनडीए सरकार आई, एनडीए सरकार इस दफे आई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्ट किया बहुत चीन के साथ अमन लाने के लिए, और मैं समझता हूं राइटली इसलिए कि हम बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर थे। इकोनॉमिक्स जो था बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन था भारत चीन के संबंधों में, और उसमें वो और इन्वेस्ट करना चाहते थे, और उसके जरिए वो चाहते थे कि हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो स्टेबल रहें, और इवेंचुअली जब हमारी जो इसकी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली शायद ये सरहदों का प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाए। इसी में इन्वेस्ट किया नरेंद्र मोदी जी ने, और 18 दफे शी जिनपिंग से मिले इसके लिए। मगर इसके बावजूद आखिर में 2020 में चाइना ने एक बैक स्टैबिंग की। इसके धोखा था सर, धोखा बिल्कुल। जितना इन्वेस्ट किया था मोदी जी ने इसके अंदर, वो शी जिनपिंग ने वापस एक चाकू घोंप कर हमारे ये किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी भी पब्लिकली ये नहीं कहा कि चीन हमारा दुश्मन है, और मैं इसको एक बड़पन समझता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी भी दो देशों के संबंधों में कोई चीज परमानेंट नहीं होती है। नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट। यस सर, एब्सोल्युटली होते हैं। ठीक है, उसका लिहाज करके अगर आप देखें, अगर पिछले साल मई और जून के महीने में ये सब हो रहा था हमारे बीच में, गलवान में ये सब हिंसा हो रही थी, और इस साल फरवरी मार्च के महीने में भारत और चीन जो है दोबारा एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हो गए। एटलीस्ट भारत जो है उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आज चीन है दोबारा। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो सरहदों पे लड़ाई चल रही है, एक तरफ आपकी ट्रेड चल रहा है और सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर आप बना रहे हैं। तो ये जो मिसमैच है, ये पैराडॉक्स है, ये अजीब चीज रहेगी हर वक्त, और उसके वजह से आप देखेंगे कि हमारी तवज्जो चाइना की तरफ इतनी नहीं रहेगी जहां तक हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। जी, ये जो 2020 में हुआ है, इससे एक स्पाइक हुआ है, एकदम से बढ़ा है कंसर्न जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में और चीन के बारे में, और उससे कुछ हद तक वेस्टर्न बॉर्डर्स, पश्चिमी बॉर्डर्स की तरफ जो है फोकस कम हुआ है। मगर मैं समझता हूं कि अगर अमन, शांति, स्टेबिलिटी रही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो वो तवज्जो हमारी दोबारा पाकिस्तान की तरफ चली जाएगी। हालांकि हम आज एक बड़ी
दिलचस्प स्थिति में हैं जहां पर सीज फायर है जम्मू एंड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे, डिसएंगेजमेंट हो रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। मेरे ख्याल में यह स्थिति कभी पहले नहीं आई है और इस स्थिति को हमको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे इसको हम आगे बढ़ाएं एक पॉजिटिव तरीके से। सर हमने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एमएम नरावने सर वो यूएई भी गए, सऊदी भी गए और फिर और कंट्रीज़ के जनरल्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा मानना है दुनिया का कि फाइनली जो फौज के कुछ क्वार्टर्स चाहते थे इन्वॉल्वमेंट इन डिप्लोमेसी, इन्वॉल्वमेंट इन 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 द लार्जर एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, वो एक हो रहा है। हमारी जो विदेश नीति है उसमें आर्मी को इन्वॉल्व करा जा रहा है और ऑब्वियसली इन्वॉल्व करा जा रहा है, करना भी चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि आर्मी की राय क्या होगी चीन को लेके? हमने सऊदी अरब की बात करी, यूएई की बात करी, पर जब हम चीन की बात करते हैं उसमें फौज की जो राय है, क्योंकि सर अंत में तो जो फौज है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो उधर नेवी है, साउथ चाइना सी में जो पूरा मामला चल रहा है वहाँ पे हमारी नेवी स्टेशन है उसके पीछे, या फिर हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे आर्मी वाले लड़ रहे हैं, एयरफोर्स वहाँ पे स्टेशन है, उनकी राय क्या होगी इस चीज़ को लेकर? जो हमारी पॉलिसीज़ है, इकोनॉमिक्स एक तरफ, सर फौजी राय क्या होगी? जो आपका पहला ऑब्जर्वेशन कि मिलिट्री डिप्लोमेसी बहुत अहमियत रखती है, बिल्कुल सही है और इस सरकार ने ख़ास तौर पे इसके ऊपर बहुत फोकस किया है। आप देख रहे हैं कि म्यांमार में विजिट हमारी आर्मी चीफ की फॉरेन सेक्रेटरी के साथ हुई। इसका इन्होंने फ़ायदा उठाया कि हमारे आर्मी चीफ जो थे वो पुराने एक डीए भी थे वहाँ पर, डिफेंस अटैचे, वो म्यांमार में ही थे। और इसके अलावा यूएई में, सऊदी अरेबिया में, जहाँ पर कभी भी हमारे आर्मी चीफ्स की विजिट्स नहीं हुई थी, आज हम इसको अगर लिंकिंग करें तो देख रहे हैं कि एक्चुअली सुनने में ये आ रहा है कि यूएई ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस सीज फायर के अंदर। तो क्या हमारे आर्मी चीफ के वहाँ जाने से, क्या उनके साथ कुछ वार्तालाप करके, कुछ डिस्कशंस करने के बाद क्या कुछ आउटकम वहाँ से आया है? ये चीज़ें भी बड़ी अहमियत रखती हैं। मगर जहाँ तक आपका ज़्यादा बड़ा सवाल है कि फौज का अपना रवैया क्या है, परसेप्शन क्या है, मैं समझता हूँ कि एक चीज़ तो सभी फौजी कमांडर ध्यान में रखेंगे, वो ये है कि जो 2020 में हुआ है चीन के साथ, उसके बाद एतबार, ट्रस्ट जो है वो बहुत हद तक गिर गया है और हम काफ़ी हद तक ट्रस्ट कर रहे थे चाइना को। और ख़ास तौर पे जब हमारी डिप्लोमेसी चल रही थी, वुहान डायलॉग चल रहा था, वुहान स्पिरिट बनाई थी डोकलाम के बाद भी, तब भी हम काफ़ी डिपेंडेंट थे कि डिप्लोमेसी अपना काम कर रही है। मगर इसके बाद ये क्लियर हो गया है कि डिप्लोमेसी अपनी जगह है और मिलिट्री पॉस्चरिंग अपनी जगह है। मिलिट्री पॉस्चरिंग एक तरीका है जो कंकरेंटली चल सकता है। चीन जो है वो आपके साथ ट्रेड भी करता रहेगा, आपके साथ डिप्लोमेसी भी करता रहेगा और साथ में मिलिट्री पॉस्चरिंग भी करता रहेगा। तो आपको हर समय तैयार रहना चाहिए। इसके अंदर कोई आपका डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। बॉर्डर्स के ऊपर, सरहद के ऊपर आप देखें कि लद्दाख के अंदर रिस्पॉन्ड करने के लिए टू चाइना, मिरर डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको तकरीबन 2 डिवीजन लाने पड़े जी। 3-4 हफ्ते लगे इनको सर्दी के मौसम के लिए तैयार करना पड़ा। करोड़ों रुपए लगे हैं हमारे लॉजिस्टिक्स में, इनको मेंटेन करने के लिए वहां पर करोड़ों रुपए और आगे खर्च करेंगे इसके ऊपर हम। तो ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। नेवी का खास तौर पे ये है कि नेवी को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि नेवी का रोल ऐसा है कि कोई अनबन, मतलब आमने सामने कोई फायरिंग नहीं होगी। एक गलवान जैसा इंसिडेंट शायद ना हो कभी भी मैरीटाइम जोन में, मगर एक डोमिनेशन, एक प्रेजेंस और एक कैपेबिलिटी हर वक्त आपके पास होनी चाहिए, ताकि कभी भी आपके ऊपर किसी तरह से वार हो, किसी तरीके से कोई थ्रेट हो, आपकी नेवी जो है वो उसका पूरा सामना कर सकती है, पर्शियन गल्फ से लेकर और स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का तक एंड बियॉन्ड टू साउथ चाइना सी, जहां तक आपका प्रोजेक्शन एरिया है। जी सर, जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्लोमेसी सर, तो लोगों का ये भी मानना है कि डिप्लोमेसी आपकी उतनी ही तगड़ी होती है, उतनी ही मजबूत होती है, अगर उसको बैकअप करने के लिए आपकी आर्म्ड फोर्सेस तैयार हों, तब जाके थोड़ा मजा आए। जब हमारे डिप्लोमेट्स बात करें दूसरे देश के डिप्लोमेट से, तो उनको भी पता लगे सर कहीं पीछे ना पीछे पानी में INS अरिहंत है, आर्मी है, एक माहौल बनता है उससे। सर आपकी नेगोशिएशन प्रोविस जो है वो स्ट्रांग होती है। डू यू बिलीव इन दिस थ्योरी सर? एब्सोल्युटली। देखिए, ये नहीं तो खोखलापन पड़ जाता है डिप्लोमेसी में। अगर आप आमने सामने टेबल पर बैठे हैं और आपका जो एडवर्सरी है, दुश्मन जो है, उसको मालूम है कि जो आप बात कर रहे हैं उससे बैकअप नहीं होगा,
आपके पास काबिलियत नहीं है बैकअप करने की। अब मिसाल, सबसे आसान मिसाल इसकी देखिए कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में श्रीलंका से ये मैसेज दिया था कि मैंने कहा है अपनी फौजों को कि चीन को बाहर निकाल कर फेंक दे सरहदों से, तो चीन के अंदर क्या रिस्पांस हुआ होगा कि इनकी काबिलियत है क्या भारत की फौज की काबिलियत है, फौजों की काबिलियत है कुछ करने की? और उन्होंने देखा उससे बड़ा अनबन हुआ और उन्होंने हमला कर दिया। अगर भारत की फौज के पास, मैं नहीं कहता हूं डिटरेंस, मगर उस वक्त अगर डिसुएसिव कैपेबिलिटी होती जी, कि डिटरेंस और डिसर्सिव के मतलब के बीच में फर्क सिर्फ ये है कि डिटरेंस तो ये है कि अगर आप आएंगे हमारे इलाके में तो हम आपके इलाके में इक्वली जाकर और आपके ऊपर भी वार कर सकते हैं। डिसुएजन ये है कि वो आएंगे आप अंदर तो आप इतना सफर करेंगे कि आपके लिए जो आउटकम होगा वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ये फर्क होता है डिटरेंस और डिसुएजन के बीच में। तो डिसुएजन जो है, कम से कम अगर डिसुएजन ना हो, अगर होता उस वक्त, तो चीन शायद नहीं वार करता हमारे ऊपर, नहीं हमला करता 1962 में भी। मगर भारत की फौज बिल्कुल कमजोर थी उस वक्त। तो इसलिए जो आपका ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है और इसमें कोई छूट नहीं होनी चाहिए। ये एक प्रोग्रेसिव तरीके से चलना चाहिए। अभी तक मैं कहता हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नहीं हुआ है। मनी आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड 1990, 93, 2003 के बाद खासतौर पे ट्रांसफॉर्मेशन मोड में गए हैं। मतलब बिल्कुल ही डॉक्ट्रिनल चेंज हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हुआ है, वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स का प्रोफाइल चेंज हुआ है। इसमें बहुत पैसा लगता है, वक्त लगता है, इंटेलेक्ट लगता है, बहुत हद तक आपको अप्लाई करना पड़ता है अपना दिमाग। ये सब हो रहा है भारत की फौजों में अभी। CDS बनने से हो रहा है, थिएटराइजेशन जो हो रहा है इस वक्त, कॉमन लॉजिस्टिक्स बिटवीन दी 3 आर्म्ड फोर्सेस ये हो रही हैं। बाकी आप इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, स्ट्राइक कोर को शायद आप हल्का बना रहे हैं और ज़्यादा स्ट्राइक ग्रुप्स बना रहे हैं। ये सब चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशनल दिशा की तरफ जा रही हैं। इसका वक्त लगेगा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ेगा। कभी भी भारत को ये नहीं समझना चाहिए कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट उसके लिए कोई काम नहीं, उसके लिए कोई फायदा नहीं लाएगा। ये जो है इनडिटर्मिनेट है, इसको कभी आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते और ये फायदे हर वक्त आपके लिए रहेंगे आपकी डिप्लोमेसी को बैक करने। सर ये जो भारत और चाइना का पावर का इम्बैलेंस है ये तो बना रहेगा सर, क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी के साथ यू ऑल्सो नीड अ बिगर चेकबुक एंड इन द नियर फ्यूचर, सर फोर्सिबल फ्यूचर, वी विल नॉट हैव अ चेकबुक, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, एज बिग एज चाइना। ये बात तो सही है, पर आप एक बड़े ज़बरदस्त प्रोपोनेंट हैं ऑफ नॉन कन्वेंशनल कैपेबिलिटी। आप हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर हम चीन के तनाजुर में देखें, अगर हम चीन के एक कॉन्टेक्स्ट में देखें इस चीज़ को, क्या आपको लगता है कि सर ये कैपेबिलिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी जो हम आज तक नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं सर एक रोमांस है फाइटर जेट का, एक सबमरीन का रोमांस है, वो इन्फेंट्री ट्रूप्स का, टैंक्स का, आर्टिलरी का एक रोमांस है। बट अगर हम साइबर वॉरफेयर देखें, इट्स समथिंग इन द शैडोज सर। बट यू बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट। आप हर समय, मैंने देखा हाइब्रिड वॉरफेयर की बड़ी जबरदस्त बात करते हैं। आपको लगता है कि हमें कैपेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए विज़ावी चाइना? बिकॉज जो पावर, कमजोर वर्ड में यहां पे यूज नहीं करूंगा, लेकिन चाइना के पास हमसे ज्यादा वसाइल हैं, ये बात सच है। चाइना के पास हमसे ज्यादा पैसा है, ये भी बात सच है। चाइना को मैच करना है तो हम कन्वेंशनल स्ट्रेंथ सिर्फ उससे मैच नहीं कर सकते। डिप्लोमेसी अलहदा बात है सर। आपको याद होगा मैंने चाणक्य फोरम में एक आर्टिकल लिखा था ऑन इनविजिबल वॉरफेयर। यस सर। आपको याद है? यस सर। उसमें ये चीजें मैंने एनालाइज की थी बहुत हद तक और कहा था कि आजकल आधुनिक लड़ाई जो है वो ज्यादातर इनविजिबल है। साइबर इनविजिबल है, साइकोलॉजिकल इनविजिबल है, ग्रे जोन इनविजिबल है। ये चीन ने बहुत पहले सीख लिया। 1993 में वो आप वॉर अंडर इंफॉर्मेशनाइज्ड कंडीशंस की एक डॉक्ट्रिन बनाई उन्होंने। 2013 में वो 3 स्ट्रैटेजीज ले आए, मीडिया, साइबर एंड लीगल, वो ले आए। और इसको बैकिंग जो थी, ये स्ट्रैटेजीज की बैकिंग भी सॉलिड आर्म्ड फोर्सेस कैपेबिलिटी के साथ की। ये हमको भूल जाना चाहिए कि अगर हम सिर्फ समझें कि हम सॉफ्ट हाइब्रिड वॉर लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं तो वो नामुमकिन है। सॉफ्ट हाइब्रिड वॉर एक तरीका है लड़ने का, मगर बैकिंग, जैसे आपने डिप्लोमेसी की बात की, उसी तरह से आपको बैकिंग पूरे हद तक करनी पड़ेगी, जो चीन ने भी अपने 3 वॉर स्ट्रैटेजीज के लिए बैकिंग करी है। हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमने इस तरीके के नॉन काइनेटिक, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है।
मैं नहीं कहूंगा इन्वेस्टमेंट पैसे के जरिए, फंडिंग के जरिए, मैं समझता हूं वक्त के जरिए, इंटेलेक्ट के जरिए, माइंड स्पेस। आपने इसको, ये जो फील्ड है इसको बड़ा रिस्ट्रिक्टिव रखा है मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में, आर्मी वॉर कॉलेज में, नेवल वॉर कॉलेज में आप इसको पर देखते हैं। अब मेरे ख्याल में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में देख लेंगे, एक नई राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, होम मिनिस्ट्री ने बनाई है, उसके अंदर शायद देख लेंगे। मगर इस सब चीजों को का एक ज्यादा बड़ा परसेप्शन एकेडमिक वर्ल्ड में होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल स्टडीज डिपार्टमेंट्स जो हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हों, मुंबई यूनिवर्सिटी के हों, चेन्नई के हों, इन सब में ये चीजें बहुत हद तक पढ़नी पड़ेंगी और इसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तब जाके आप देखेंगे कि यहां से आइडियाज, आइडिएटिंग होगी, आइडियाज आएंगे और एक कल्चर बनेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इसके अंदर बहुत जल्दी इन्वेस्ट किया। 1949 में ISPR बनाया। जी। ISPR 1949 में खड़ा हो गया था, ISI भी नहीं खड़ा हुआ था उस वक्त जी। तो इन्वेस्टिंग इनटू माइंड स्पेस एंड अंडरस्टैंडिंग पब्लिक रिलेशंस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, और उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। चीन ने भी, अब सब देख रहे हैं कि 1993 में पूरा तैयारी करके अपनी डॉक्ट्रिन बना ली। अगर हमने ये रियलाइजेशन अब किया है, वक्त लगेगा हमको इसको बनाने के लिए, मगर क्या हमारे पास स्कोप है चीन के साथ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं समझता हूं स्कोप तो बेशुमार है। टिबेट देख लीजिए आप, पूरा टिबेट है आपके पास, दलाई लामा आपके पास बैठे हैं। यहां पर इन चीजों को ट्रांसलेट करना पड़ेगा इनटू स्ट्रैटेजीज। सिंजियांग है, द होल इशू ऑफ द उइगुर्स, द प्रॉब्लम ऑफ द इस्लामिक माइनॉरिटीज इन जिंजियांग, जी, ये सब चीजें इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करना एटसेट्रा, ये सब तो हो सकता है। हांगकांग का प्रॉब्लम है। चीन कोई मतलब इट्स नॉट अ मोनोलिथ जो है समझ सकता है कि सब कुछ यूनिफाइड बैठे हैं एक साथ। जी, बहुत ऐसे मूवमेंट्स हैं विद इन चाइना। तो मैं समझता हूं कि स्कोप बेहद है, आपको बस एप्लीकेशन की जरूरत है और थोड़ी एक्सपीरियंस की जरूरत है। देन प्रॉब्ली यू कैन इंडल्ज इन इनविजिबल वॉरफेयर। आप ये कह रहे हैं सर कि चाइना की जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको स्टडी तो करें हम लोग, एक बार बैठ के स्टडी करें कि ये क्या है और कहाँ पे चाइना के वो फॉल्ट लाइंस है। सर मेरा अगला सवाल आपसे चीन के ही लेकर है कि जैसे चीन ने अपनी मैकेनाइज्ड कैपेबिलिटी डेवलप करी है सर, और जो कि हमने देखा, जो भी कारण थे सर, आपने कई बार हमारे फोरम पे भी डिस्कस करा, आपने लिखा भी है चीन क्यों पीछे हटा। विल नॉट गो इनटू दैट सर कि क्यों डिसएंगेजमेंट हो रहा है, उसके कई वजूहात हैं, इट्स नॉट वन सिंगल फैक्टर। जितना चाइना ने इन्वेस्ट करा मैकेनिकल मैक फोर्सेस के ऊपर, जो उनके जो इन्फेंट्री ट्रूप कैरियर्स हैं, उनके टैंक्स हैं, ये सब तो कहीं ना कहीं सर आपको लग रहा है कि अगर हमें चाइना को मैच करना, क्या टेरेन अलग है सर, उनका थोड़ा सा वो प्लेटू एरियाज में ज़्यादा, शिंगजांग में और टिबेट में है, हमारा थोड़ा सा मामला अलग है, दो इवन वी हैव आर्मर्ड कॉलम्स देयर सर। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ सर ये बात, जब भी मैं इंडियन आर्मी ऑफिसर से मैंने बात करी, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सर, वी आर अ नॉन एक्सपेडिशनरी आर्मी, ये सेंटेंस सर मुझे कॉपी पेस्ट करके सर मैंने 1000 बार सुना है। अब अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो हमें बाहर देखना पड़ेगा। मैकेनाइज्ड फोर्सेस वन स्मॉल सबसेट ऑफ दैट सर, वो आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट, बट वी आर अ नॉन एक्सपेडिशनरी आर्मी। जरा इसके ऊपर बताइए सर क्या होना चाहिए। अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लैंड इनग्रेस एग्रेस की रूट्स हैं, पाकिस्तान यू कैन नॉट ट्रस्ट लॉन्ग टर्म, ईरान से होगा, कहाँ से होगा, बिकॉज ये जो पूरा माइंड स्पेस है सर, जो चाइना का एक हुआ है सर पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत को लेकर नहीं। तो चाइना का ये है कि चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी है, ये है सर, ये अपना वन बेल्ट वन रोड वगैरह वगैरह। अब अगर हम ये कहने लगे कि वी आर अ नॉन एक्सपेडिशनरी आर्मी सर, So this is the सवाल आपका बड़ा बहुत दिलचस्प है। ये इसकी जड़ जो है, ये इशू जो है रिगार्डिंग नॉन एक्सपेडिशनरी कैपेबिलिटी जो है, इसकी जड़ है श्रीलंका, ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन जल्दबाजी में, विदाउट कंसिडरेशन, एट ए टाइम 1987 में, और मैं भी उस ऑपरेशन में रहा हूं जी। 1987 में जन सुंदर जी ने जो एडवाइस दी थी राजीव गांधी को, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को, वो मेरे ख्याल में विदाउट इनफ मिलिट्री कंसिडरेशन दी थी। हम एलटीटी को 3 दिन में 4 दिन में डिसआर्म कर देंगे, हमको बस जाना है अब वहाँ पर, व्हाट इज एलटीटी इन फ्रंट ऑफ द इंडियन आर्मी, हमारे पास काबिलियत कितनी है, हथियार कितने हैं। ये नहीं देखा कि जंगलों के अंदर, शहरों के अंदर, अपने ही टेरेन में
इस तरह से अपने ही पॉपुलेशन के अंदर मर्ज करके एलटीटी की काबिलियत बेशुमार थी, ठीक है, और हम गए थे अनप्रिपेयर्ड, राइट। तो कुछ हद तक हम, एक तो टास्किंग भी अनक्लियर थी, एम भी अनक्लियर था, कमांडर्स भी कंफ्यूज थे, ट्रूप्स भी कंफ्यूज थे, तो ये दिस एंडेड इन अ बिट ऑफ अ फियास्को। और उसकी वजह से हमारे कॉन्फिडेंस जो है, हालांकि साथ में मालदीव्स में आपको याद है ऑपरेशन साथ में 1988 में भी हुआ था, जी सर, जिसके वजह पैरा ब्रिगेड गया था, यस सर, जिससे काफी कॉन्फिडेंस आई थी। मगर श्रीलंका का क्या जो ओवरऑल फेलियर था टू एन एक्सटेंट, उससे जो है मैं समझता हूं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया भारत के आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, इतना नहीं जितना भारत के अंदर इन द स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ऑफ इंडिया आ गया। आप सही कहते हैं, कुछ आर्मी के ऑफिसर्स भी हैं जो यही कहते हैं कि हमारे पास एक्सपीडिशनरी कैपेबिलिटी नहीं है। आजकल अफगानिस्तान की बहुत बात होती है, तो कहते हैं कि अफगानिस्तान में जाकर एक डिवीजन लेकर वहाँ पर क्या करेंगे हम, तालिबान हमारे साथ, वी आर नॉट फ्रेंडली विद द तालिबान, क्या अरेंजमेंट्स होंगे उस वक्त, हमारा क्या रोल होगा, पाकिस्तान जो है वो हमारे खिलाफ वहाँ पर कार्रवाई करेगा। सो इट्स समथिंग गोइंग टू बी अ वर्चुअली अ नो विन काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो ये सब दिमाग में है ये बातें, और उसके वजह से चाइनीज फ्रंट पे नॉन ऑफेंसिव कैपेबिलिटी के बारे में दिमाग में शायद कुछ हद तक बैठा हुआ है लोगों के। मगर मैं समझता हूं 2011, 12, 13 में जब ये माउंटेन स्ट्राइक कोर की बात हुई थी जी, तो ये बदलाव आ रहा था कि वी वर लुकिंग एट अ स्ट्राइक कोर, कि भाई हमने काबिलियत जो है अरुणाचल में भी बना दी है, काबिलियत हमने लद्दाख में भी बना रहे हैं। अब अगर पूरी माउंटेन स्ट्राइक को तैयार हो जाती तो वी वुड हैव हैड ए रीजनेबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मैं नहीं कहता हूं कि डीप पेनिट्रेशन आप 50-100 किलोमीटर की बात करते हैं, आप रीजनेबल कैपेबिलिटी रख सकते थे, जिससे कि चाइना वुड हैव आल्सो बीन कंसर्न्ड अबाउट इट। बट वी हैव टेकन अ बैक स्टेप इन टर्म्स ऑफ माइंड्स, एंड दिस इज मोर ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द माइंड। ये काबिलियत हमको बढ़ानी चाहिए और हमको इसके बारे में बात करनी चाहिए, नॉट एक्सटर्नली। वी नीड नॉट, हमको एक्सटर्नल सेमिनार्स में इन चीजों में बात करने की टॉम नहीं करने की जरूरत, टॉम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। इंटरनली अपने ही ऑफिसर काडर को, अपने ही ट्रूप्स को इसके साइकोलॉजिकली तैयार करिए। इसके लिए जितना आपका डोमिनेशन ऑफ माइंड स्पेस है ओवर पाकिस्तान, वो आपको चाइना के खिलाफ बनाना पड़ेगा। वो इस वक्त नहीं एग्जिस्टेंट है, आपको इसके बारे में सोच विचार करना पड़ेगा। एंड आई थिंक वी नीड टू हैव प्रोफेशनल कंसल्टेशन ऑन दिस टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर प्लेयर्स। ये बात जो हम बहुत दफे करते हैं भारत की फौजों में, आर्म्ड फोर्सेस में, कि वी इंटरनली हैव गॉट द बेस्ट रिसोर्सेज टू ट्रेन आवरसेल्व्स। आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। हमको बाहर देखना चाहिए, बहुत साधन है, बहुत लोग हैं। वी शुड नॉट बी शाई ऑफ एक्सटर्नल कंसल्टेशन, बाहर के देशों से भी कंसल्ट करें। लोग हमारे ऑफिसर जाते हैं बहुत से कोर्सेज के लिए, वापस आते हैं तो क्या होता है उन ऑफिसरों का, उनको कितना कंसल्टेशन किया जाता है, उनको कितनी चांस अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इसके ऊपर भी कुछ तवज्जो देनी चाहिए। जी सर, आपने जो बात करी, इसके पहले मैं अपना आखिरी सवाल पूछूं सर। मैं बता दूं, मेरे एक इजरायली फ्रेंड हैं और वो डिप्लोमेट हैं सर, और मेरी उनसे बात हो रही थी। उन्होंने ये बात बोली थी बड़ी इंटरेस्टिंग कि इजराइल में आर्मी कहाँ शुरू होती है और कॉर्पोरेट सेक्टर कहाँ खत्म होता है, या कॉर्पोरेट सेक्टर कहाँ खत्म होता है, आर्मी कहाँ शुरू होती है, किसी को कुछ नहीं पता सर। ग्रे जोन है, ग्रे जोन है, पूरा का पूरा उनका इजराइल ग्रे जोन है। सब एक दूसरे के अंदर मिले पड़े हैं और वहीं से इन्वेंशंस और इनोवेशंस निकलते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने बोला कि आपने वर्ड इस्तेमाल करा सर, कीप चाइना अंडर प्रेशर, जो आपने बोध करा कि मतलब हाउ इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है कि चाइना के ऊपर वो, जैसे हम ड्राइवर कहते हैं ना सर, एक्सीलेटर के ऊपर पैर, कितना कि चाइना को ये लगता रहे कि हाँ इनकी एक कैपेबिलिटी है डोमिनेट करने की, या अगर डोमिनेट ना करने की एटलीस्ट उधर अपना जो रुतबा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडियन आर्मी दिखाने की, ये कितनी ज़रूरी है सर। एंड हाउ डज दिस प्ले इन द माइंड स्पेस, पूरे दिमाग का जो साइकोलॉजिकल खेल है उसमें कैसे उभर के आती है? बहुत अहम सवाल है। इसको मैं दो पहलू इसके आपको जी एक्सप्लेन करता हूं। पहला पहलू तो मैं देखूंगा कि क्वाड, ये कि इस क्वाड के अंदर नवंबर के अंदर शायद फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट हुई थी टोक्यो में, और 4 महीने के अंदर मार्च में आपने देखा कि रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल लीडर्स की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे, वो मीटिंग यहाँ हुई, वर्चुअली हुई।
इट्स अ वेरी क्विक टाइम फ्रेम, 4 महीने के अंदर इस तरह की। और आपको याद है क्वाड 2007 में बना था, तब से इतना एनर्जेटिक नहीं था, इस तरह की एक्सरसाइजेज नहीं हो रही थी। अब जब देखा है कि चीन जो है उसका थ्रेट जो चीन से आ रही हैं वो कुछ हद तक ज्यादा रेडिकल हो गई हैं, तो आप देख रहे हैं क्वाड के अंदर भी इजाफा आ रहा है और शायद क्वाड प्लस भी बन रहा है। इंडिया जो है भारत को हर समय एक एंथुजियास्टिक अप्रोच क्वाड की तरफ रखनी चाहिए, इस इक्वेशन की तरफ, और भी कोई इक्वेशन बनेंगे इसकी तरफ रखनी चाहिए। वक्त वक्त पे कभी कभी ये होता है कि हम देखते हैं कि नहीं, अब हम अमन और शांति की तरफ जा रहे हैं, चीन के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध हो रहा है, हम ट्रेड और इकोनॉमिक्स उनके साथ चल रहा है, तो हमें थोड़ा बैक स्टेप लेना चाहिए जहाँ के अदर डोमेन्स हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि चीन को हर समय परसीव करना चाहिए कि भारत जो है वो क्वाड का एक बहुत अहम हिस्सा है, और इंडियन ओशन की जवाबदारी जो है वो इंडो पैसिफिक में, इंडो इंडियन ओशन की जवाबदारी वो बिल्कुल भारत के पहलू में है हर समय। ये तो एक नंबर एक चीज जिससे कि मैसेजिंग हो सकती है। दूसरी चीज ये है, अगर आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखें तो भारत के अंदर जो एक स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस आई है ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स, और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम पे इसके बारे में बात किया है कि पिछले 5-6 साल में चाइना महसूस शायद कर रहा है, पाकिस्तान भी महसूस कर रहा है कि भारत जो है उसके अंदर काबिलियत है मुश्किल डिसीजंस को लेने की। पहले यह होता था कि हार्ड डिसीजंस शायद भारत नहीं ले सकता है आसानी के साथ, मगर अब आपने देखा 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स, 2017 में डॉकलैम में होल्ड ऑन करना, स्टेयर डाउन करना, 2018 में ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया, 2019 में बालाकोट एज अ रिस्पॉन्स टू पुलवामा, 2019 में 5 अगस्त के डिसीजंस आर्टिकल 370 के। ये जो सीरीज ऑफ डिसीजंस हुए हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस हुए हैं, इसकी वजह से भारत की स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस बढ़ गई है और उससे एक मैसेजिंग भी गई है। दिस मैसेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैसेजिंग हर समय होनी चाहिए, और जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, भारत लेता है, तो ये स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट को दिमाग में रखकर तब लेना चाहिए दैट उसी से आप स्क्रू को थोड़ा टाइट कर रहे हैं, थोड़ा मैसेज जो है आपका जा रहा है, ना ही सिर्फ चीन को, पाकिस्तान को, दुनिया को दैट वी आर एन इमर्जिंग पावर एंड वी मेंटेन द राइट टू डिफेंड आवरसेल्व्स, वी विल टेक ऑल नेसेसरी एक्शंस टू एंश्योर आवर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। ये किसी को नहीं समझना चाहिए कि भारत जो है वो एक हद तक जाएगा और उसके बाद बैक स्टेप लेगा। दैट मैसेज शुड नॉट बी कन्वेड। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों, हमने बात करी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब से, और कई चीज़ें हमने डिस्कस करी, बातचीत करी कि हमारा फोकस इतना पाकिस्तान सेंट्रिक क्यों है। 3 स्ट्राइक कोर हैं पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं, लेकिन चीन की तरफ एक पूरी स्ट्राइक कोर नहीं है। दूसरी बात, क्या बात है कि भारत अपनी शक्ति उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं करता जैसे करना चाहिए। ये नॉन एक्सपेडिशनरी आर्मी का क्या मतलब है? और आखिरी चीज, कैसे, चाहे क्वाड हो, चाहे कोई और तरीका हो, या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर हो, कैसे हम चीन के ऊपर ऐसा प्रेशर बनाए रखें ताकि डिप्लोमेसी हमारी कामयाब हो। हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलूंगा अगले हफ्ते एक और गेस्ट के साथ। तब तक मेरी टीम और मेरी तरफ से आप सबको जय हिंद।